Morning children, today we'll study class 10 economics chapter 1 development. इससे पहले हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. उसके बाद हमने देखा कि इनकम के अलावा भी अदर गोल्स होते हैं लाइफ में, है ना. और नेशनल डेवलपमेंट देखा हमने, और हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. हमने एवरेज इनकम के हिसाब से हमने देखा किस तरीके से हमने कंपैरिजन किया. और इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हम डेवलपमेंट को देखेंगे. उसके अलावा भी बहुत से क्राइटेरिया थे. तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया हमने देखा कि क्या क्या था. IMR था, नेट अटेंडेंस रेशियो देखा हमने, लिटरेसी रेट देखा हमने, और ये हमने देखा था. और हमने देखा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है कि परफॉर्मेंस ऑफ अदर क्राइटेरिया ऑल्सो इम्प्रूव. यदि पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी हो तो दूसरे क्राइटेरिया भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं. ओके. और अब उसके बाद हम देखेंगे आज बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है. ये एक्टिविटी के थ्रू से दिया गया है आपके बुक में. इसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है ये देखेंगे हम. बॉडी मास इंडेक्स BMI इज अ बॉडी मास इंडेक्स. ओके. इट इज क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स. हम क्या निकालते हैं. इट इज टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट. इससे हमको ये पता चलता है कि जो लोग हैं या पीपल है, पर्सन है, वो नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या उसका ओवरवेट है. क्लियर. तो बॉडी मास इंडेक्स मीन्स क्या है. ये एक आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से ये क्या है. एक एनालिसिस है, एक रिपोर्ट है, एक डाटा की एनालिसिस के बाद एक डाटा तैयार किया जाता है और उससे पता चलता है कि मतलब कि नरिश्ड है पीपल, कि अंडर नरिश्ड है, कि ओवरवेट है. ठीक है. इससे हम BMI से हम पता लगाते हैं. तो BMI हम कैसे फाउंड आउट करते हैं. हाउ वी विल फाइंड इट. हाउ कैसे. वेट ऑफ एनी पर्सन इन केजी. किसी भी इंसान का वेट केजी में हम वेट लेंगे और उसकी हाइट इन मीटर स्क्वायर. किसमें. मीटर स्क्वायर में लेंगे. तो पहले आप हाइट को क्या कीजिए, सेंटीमीटर में ले लीजिए, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लीजिए और मीटर से मीटर स्क्वायर में बदल लीजिए उसको. ठीक है. निकाल लेंगे. तो BMI का फॉर्मूला हुआ. BMI का क्या फॉर्मूला होगा. BMI का क्या फॉर्मूला हुआ यहाँ पे. वेट, जितना आपका वेट है डिवाइडेड बाय हाइट, डिवाइडेड बाय हाइट. ओके. हाइट इन मीटर स्क्वायर. आपको याद रखना है हाइट इन मीटर स्क्वायर में आपकी हाइट रहेगी. क्लियर. ठीक है. एक मान लीजिए एक व्यक्ति का जो वेट है वो आपको करीब करीब है 25 है. उसकी हाइट हमको आ रही है कि उसकी हाइट है 1 मीटर. तो मीटर का स्क्वायर करना है तो दैट इज 1 स्क्वायर. ओके. आप इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा. 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 25 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 25 ही आएगा. तो उस व्यक्ति का BMI बॉडी मास इंडेक्स कितना हुआ. 25 हुआ. ठीक है. BMI कैसे हमने निकाला. वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. ओके. तो ये इस तरीके से हमने निकाला कि उस व्यक्ति की BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स है वो है 25. अच्छा. 25 तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा अब वो कि अंडर नरिश्ड है, नरिश्ड है, कि ओवरवेट है. इसका भी कोई स्केल होगा. अब स्केल मीन्स वो स्केल से नहीं नापने लगेंगे कि 25 तक आया है तो क्या, वैसे नहीं. एक पैरामीटर होता है जिसपे हम उसको जज करते हैं कि हाँ ये इस कैटेगरी में आता है. तो इसके लिए है एक होता है, इसके लिए रखा गया है कि बिलो 18 और इधर से हम बोल सकते हैं बिलो 18 और इधर 25 से ऊपर को बोला गया है. ठीक है. 18 और 25 के बीच से. ठीक है. आप लेस देन 18, जो लेस देन 18 होगा वो क्या होगा. अंडर नरिश्ड. लेस देन 18 अंडर नरिश्ड. मोर देन 18 ओवरवेट. मोर देन हुआ उससे ज्यादा तो क्या हो जाएगा. इससे आपका 25 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा. ये हो जाएगा ओवरवेट. 25 से ज्यादा है ना.
और लेस देन 18 होगा तो वो अंडर नरिश्ड हो गया, और बिटवीन 18 और 25 के बीच में आएगा तो वो हो जाएगा नरिश्ड। ठीक है। और इसमें एक एक्सेप्शन के भी होता है कि हम बच्चों को, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, उसको हम इसमें इवोलेट नहीं करते हैं, इसमें हम उनको कैलकुलेट नहीं करते हैं, इवोलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे कभी देखना उनकी कभी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी वेट हो जाता है उनका ज़्यादा, क्योंकि वो उनकी बढ़ती उम्र होती है। तो इसलिए एक एक्सेप्शन भी है इसमें कि ग्रोइंग चिल्ड्रंस आर नॉट इवोलेटेड ऑन द बॉडी मास इंडेक्स, में उनको हम इवोलेट नहीं करते हैं। तो इसका क्या पैरामीट्रिक स्केल है? 18, जैसे लेस देन 18 है तो अंडर नरिश्ड है, ओवर मोर देन 25 है तो ओवरवेट है, और बिटवीन 18 और 25 के बीच में है तो वो क्या होगा? नरिश्ड होगा। क्लियर? ये था बॉडी मास इंडेक्स। तो ये सब क्या है? बॉडी मास इंडेक्स बोल दीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये सब क्या है? ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बताता है। इससे हम इसको, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद ये बॉडी मास इंडेक्स था। अब हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट क्या होता है? इनकम इज एन एडुकेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। हमने देखा कि इनकम से हम उसको अभी तक डेवलपमेंट को देखते आ रहे थे। सिर्फ इनकम से ही नहीं, हमको और भी क्राइटेरिया, हमने बार बार बोला कि बहुत से क्राइटेरिया है जिसपे हम उसको डेवलपमेंट को देखते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किस क्राइटेरिया पे देखता है? जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वन ऑल्सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। इनकम के अलावा और क्या क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी एक जो है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। किस चीज के लिए? डेवलपमेंट को जज करने के लिए। ठीक है। आपका यहाँ पे यूएनडीपी, यूएनडीपी आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिला बुक में आपके, इसको अंडरलाइन कीजिए। यूएनडीपी को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है ये एक बॉडी है जो कि रिपोर्ट पब्लिश करता है। यूएनडीपी क्या करता है? रिपोर्ट पब्लिश करता है। किस लिए? इट इज अ बॉडी विच ये क्या कर रहा है? विच पब्लिश द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। किसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्लियर? यूएनडीपी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है। ह्यूमन बींग्स का कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो इनकम के अलावा ये दूसरे क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम देख पाते हैं कि इनकम के अलावा भी ये क्राइटेरिया है जिससे हम देखते हैं और कंट्रीज का ह्यूमन बींग्स को हम कंपेयर करते हैं। किसको? ह्यूमन बींग्स को हम क्या कंपेयर करते हैं। तो यूएनडीपी क्या है? एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। किसके बारे में? किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? यूएनडीपी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है। पब्लिश करता है। क्या करता है? पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसका रिपोर्ट का दिस रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज। ये रिपोर्ट जो है किस बेसिस पे कंपेयर करता है और अपना रिपोर्ट तैयार करता है? ये बेस्ड करता है एजुकेशनल लेवल को देखता है, हेल्थ को देखता है, और आपका हेल्थ स्टेटस को देखता है, और पर कैपिटल इनकम को देखता है। ठीक है। तो जो यूएनडीपी है वो जब रिपोर्ट पब्लिश करता है उससे पहले वो किस बेसिस पे उसको कंपेयर कर रहे हैं? मैंने बताया एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे वो कंपेयर करते हैं। ठीक है। उससे फिर वो उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। क्लियर? ये आप इसको रीड आउट कीजिएगा। और उसके बाद क्या होता है? जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत होती है उसके बाद हम बनाते हैं, रिपोर्ट तो दे दी, किस बेसिस पे दिया रिपोर्ट? एजुकेशनल बेसिस पे दिया, हेल्थ स्टेटस के बेसिस पे और पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे। तो और अब क्या बनेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
क्या बनता है उसके बाद? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनेगा। ठीक है, इंडेक्स का मतलब क्या है? जब हम अभी आपने क्या क्या देखा? एजुकेशनल लेवल देखा, किस क्राइटेरिया पे वो देख रहे हैं, कंपेयर करते हैं? एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के। जब ये तीनों के बेसिस पे में कंपेयर करते हैं कंट्रीज को, तो हम एक इंडेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंडेक्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके टेबल में दिया हुआ है 1.6 में, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश का बनाया हुआ है ये इंडेक्स। ये क्या है? BHDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये। ओके, तो ये इस तरीके से ये बना हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से बनता है ये। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? पर कैपिटा इनकम लिया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और यहाँ पर क्या दिया है? ये आपने पढ़ा था कि मीन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग पीपल एज 25 एंड एबव। तो यहाँ पर बता रहा है कि स्कूलिंग कितना, लिटरेसी रेट वगैरह जो हमने देखा था, है ना, वो है। और ये है ह्यूमन HDI है, ये इंडेक्स रैंक है। HDI रैंक्स इन द वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड में जो रैंक है ये बताया गया है। क्लियर है? तो जब डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या किया, जब किस किस लेवल पे उन्होंने कंपेयर किया? एक एजुकेशन लेवल पे, हेल्थ स्टेटस पे, और उन्होंने पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन किया है ना, सबको कंपेयर किया और एक इंडेक्स बनाया सबका। अब इस इंडेक्स बनाया मीन्स सीक्वेंसिंग की, डाटा एनालिसिस किया उन्होंने। ओके, ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना दिया। ओके, HDI बनाया। और इसके बाद क्या है? ऐसे टोटल यहाँ पे आपको मेंशन है, देखिए कि 120 HDI stands for Human Development Index. HDI ranks in the above table are about out of 189 countries in all. टोटल 189 कंट्रीज का इंडेक्स बना हुआ है। और आप अब पता लगाइएगा कि इंडिया HDI में कौन से रैंक में आती है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है। अब इसमें हमने और देखा कि यहाँ देखिए एक और नोट्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ डिनोट्स, एज अ नेम सजेस्टेड, एवरेज एक्सेप्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन द टाइम ऑफ बर्थ। ये भी आप लोग को, ये सब आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ना, ये सब आपको याद रखना है। देखिए लाइफ एक्सेप्टेंसी क्या होती है, यहाँ पे देखिए, आप पढ़िए, ये मैं आपको बता रही हूँ। लाइफ एक्सेप्टेंसी denotes the average number of years which a person is going to live. एक औसत एज मानी गई है, एक एवरेज एज बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है औसतन एक एवरेज एज उसकी इतनी होगी। किसी की मतलब 68 साल तक की औसत एज मान के चल रहे हैं कि 68 ईयर्स तक लोग रहेंगे। ओके, एक एवरेज माना हुआ है इसको। Life expectancy denotes the average number of years which a person is going to live. ठीक है, ये एवरेज माना जाता है। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is a much ahead of a country ahead of India in every respect, and big country like our has such a low rank in the world. अब देखिए, अब यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। देखिए श्रीलंका, देखिए श्रीलंका का सब कुछ देखिए, मतलब इनकम के अलावा, और उसकी नेशनल पर कैपिटल इनकम देखो हमसे ज़्यादा है। लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट हमारा 68.8 है, इंडिया का तो वहाँ 75.5 है। और उनका जो स्कूलिंग है 10.9 है, हमारे 6.4 ही है। और ये HDI रैंक भी देखो, वो उनका रैंक हमसे बहुत ज़्यादा कम है। तो यही बता रहा है कि एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन हमारे नेबर में उनका जो है हमसे बहुत अच्छा है। नेपाल एंड द बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटल इनकम देन दैट ऑफ इंडिया, येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सेप्टेंसी। मतलब उनकी पर कैपिटल इनकम है नेपाल और बांग्लादेश की, लेकिन उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो ज़्यादा है। ओके, many improvements has been suggested in calculating HDI, Human Development Index. Many new components have been added
to the human development report. But क्लियर? अब तो यही चीज़ था, आप इसमें आपको मेन चीज़ यही थी कि एज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको ये याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एक आपने पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? वर्ल्ड बैंक प्रस्तुत करता है। दोनों को याद रखिएगा, है ना? ये सब मेन चीजें हैं, पॉइंट्स है, इसको आपको याद रखना है। अब एक लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का बचा हुआ है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट से पहले हम देखते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पढ़ा था आपने? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट is a development in which we are using resources in such a way that we are not compromising with the present need, and we are conserving resources for the future needs. हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी चीज़ों को, रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, है ना? ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा। जैसे पानी, जिस तरीके से हम एग्जांपल में देखें कि पानी की जितनी ज़रूरत है हमको उसको उतना ही यूज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, तभी हम उसको बचा पाएंगे, है ना? तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इस तरह से करो कि जो रिसोर्सेज है वो सस्टेन हो जाए, वो बच जाए, है ना? वो आगे चला जाए, एग्जॉस्ट ना हो, खत्म ना हो। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ये है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि वो आगे फ्यूचर में सस्टेन हो रहे, आगे बढ़े, ना कि वो एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म ना हो। क्लियर? इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यदि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो उसके लिए क्या, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है, यदि हमको इंडस्ट्रीज बनानी है तो हमको जो हमारे मटेरियल्स हैं, उसको, हमको मिनरल्स है, उसको यूज करना ही होगा, यूज तो करेंगे हम लोग। कंजम्पशन, कंज्यूम करते हैं हम रिसोर्सेज को। जब हमको डेवलपमेंट होगा, जब डेवलपमेंट रिक्वायर्स होता है तो ऑब्वियसली हम कंजम्पशन करते हैं रिसोर्सेज को, और इसके कारण क्या होता है? लीडिंग टू द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। और हम इतना यूज करते हैं कि वो रिसोर्सेज क्या है, खत्म होने लगता है, डिप्लेशन होने लगता है डेवलपमेंट। इधर हम डेवलपमेंट तो हो रही है हमारी, लेकिन हमारी जो रिसोर्सेज है वो भी खत्म होती है। क्लियर? डिप्लेशन हो रहा है। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। सबसे ज्यादा है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब एक आपके बुक्स में बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसको रीड आउट कीजिएगा। ग्राउंड वाटर है, जैसे ग्राउंड वाटर इन इंडिया, तो ग्राउंड वाटर हमारा क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ऑब्वियसली है, बारिश आएगी, फिर से वो नदी नाले सब भरेंगे, उसके बाद से फिर से वह वाटर साइकिल होगा। वाटर साइकिल का प्रोसेस जिस तरीके से बना, इस तरीके से वो चलते जाता है, रिचार्ज होगा, फिर से वो गर्मी आएगी, यूज होगा, फिर से वो क्या होगा, बारिश आएगी तो फिर से पानी आ जाएगा। वाटर साइकिल आपने पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। लेकिन हमको इसको इतने स्पीड में भी, आज इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह के कारण क्या हो रहा है, देखिए कि हम ग्राउंड वाटर्स को है क्या, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले आपने अपने पेरेंट्स वगैरह से भी कभी सुना होगा कि जब हम 50 बोरवेल वगैरह लगाते थे, मतलब 50 फीट पानी जमीन को खोदते थे तो पानी निकल जाता था। लेकिन आज हम जमीन के अंदर 100, 200, 300 फीट तक गहरा कहीं कहीं जगह खोद लेते हैं तो भी हमको पानी नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको हम इतनी स्पीड से यूज कर रहे हैं कि वो एग्जॉस्ट हो रहा है ना? तो इसलिए बार बार कहा जाता है सेव वाटर, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स को रीड आउट कीजिएगा। और एक और दिया है एग्जाम्पल आपके इसमें, केस ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मीन्स जहां पर से पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है, दैट इज अ क्रूड ऑयल। ये क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है?
ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और यदि हम इसको अभी आप पेट्रोल डाल के गए हैं, वो क्या होगा, पेट्रोल डाल के गाड़ी में गए, उसके बाद वो क्या होगा, धुआं बन के उड़ जाता है, वो थोड़ी ना दोबारा बन के पेट्रोल बन के आ रहा है, वो तो धुआं बन के उड़ गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और वो एक बार खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, उसको एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज, क्योंकि उसका जो है फिक्स्ड स्टॉक होता है जमीन के अंदर, उसका फिक्स्ड स्टॉक है, आज से 20 साल 30 साल तक चलेगा, उसके बाद हो सकता है खत्म हो जाए। लेकिन जब उसको बनाने के लिए, उसको बनने में तो लाखों साल लग जाता है, उसको बनने में क्या लग जाता है, लाखों साल लग जाते हैं ना। तो इसको हम लोगों को विच कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड मतलब क्या है, जो कि हमको दोबारा हम नहीं मंगा सकते हैं, ऐसा हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वी हैव फिक्स्ड स्टॉक ऑन द अर्थ, उसका हमारे पास फिक्स्ड स्टॉक होता है अर्थ पे, विच कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। वी और इसको बनने में तो लाखों साल लग जाते हैं, तब तक क्या हम लोग रहेंगे, लाखों साल तक, लाखों साल लग जाएंगे उसको। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट know earlier. New resources in this way add to the stock. However, over time, even this will be get exhausted. खत्म हो जाता है ना। एक बहुत अच्छा इसमें से क्वेश्चंस वगैरह भी आ जाते हैं, थोड़ा देखिएगा इसको। एक मैं पढ़ रही हूँ, We have not inherited the world from our forefathers. We have borrowed it from our children. ये बहुत, इसका मीनिंग क्या होगा? We have not inherited the world from our forefathers. We have borrowed it from our children. हम इनहेरिटेड मीन्स पुश्तैनी, है ना, कि हमको पूर्वजों से मिला है। ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये कहता है कि हम अपने पूर्वजों से नहीं लेकर आए हैं। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम अवर फोरफादर्स, बट ये हमने अपने आने वाली जनरेशन, जो अपने बच्चे हैं, उनसे हमने बोरो किया है, उधार लिया है, जो हमको उनको वैसे ही लौटाना होगा। क्लियर? तो ये आपका डेवलपमेंट चैप्टर जो है, ये देखिए इसी तरीके से खत्म हो रहा है। क्लियर? ये आपका चैप्टर एंड है। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप बुक को बहुत ही थॉरोली एक एक पॉइंट को पढ़िए, अच्छे से रीड आउट कीजिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत कुछ बताए हैं कि किस तरीके से आएंगे, पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए।